गाइस, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू वाचिंग गाइडमेंट। दोस्तों, आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके अगले लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक कॉमन एग्जांपल है हम लोगों का मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर के केस में क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद, यानी सपोज कीजिए आधे घंटे के बाद, क्या होता है कि ये मोबाइल चार्जर अपने आप हीट करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जो मोबाइल चार्जर खुद ब खुद हीट हो रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जांपल है। अब ये जो हीट हो रहा है मोबाइल, इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर खुद ब खुद कैसे मोबाइल चार्जर हीट कर गया। तो इसके पीछे का रीजन हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग कंडक्टर के एंड्स पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये जो आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, यानी निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं आपस में भी और साथ ही साथ दूसरे पार्टिकल्स कंडक्टर के। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इनको बहुत सारा और भी पार्टिकल्स मिलता है कंडक्टर के अंदर, जो कि प्रोटॉन हो सकता है। तो ये कोलाइड जब करते हैं उनसे, तो क्या होता है, वाइब्रेशन इस कंडक्टर का बढ़ जाता है। यानी ये कंडक्टर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पहले से ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो इस वाइब्रेशन से क्या होता है कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर का एनर्जी बढ़ जाता है, यानी इसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है पार्टिकल्स का। तो ये सारे पार्टिकल्स का जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो उससे होता क्या है कि ये कंडक्टर का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। टेम्परेचर राइज करने का मतलब अब इस कंडक्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही रीजन था कि एक मोबाइल चार्जर जो है वो हीट हो जाता था एक टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद जब करंट फ्लो होता था तो वो अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाता था। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एक चार्जर को जब हम लोग छू रहे हैं तो उससे कैसे पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसको अभी हम लोग एक डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। तो वो देखिए क्या होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क डन बाय चार्ज क्यू होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और ये डब्ल्यू को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग जानते हैं ये जो W है, इसको इस एक्सप्रेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, उधर लेके चलेंगे Q को। अब क्या है कि ये जो V है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ओम्स लॉ को। और एक और चीज हम लोग जानते हैं, I जो है वो क्या होता है, Q बाय T, यानी करंट वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और इसी से हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लोग V और Q का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये V का वैल्यू जब IR पुट करेंगे और Q का वैल्यू जब IT पुट करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, I स्क्वायर RT। और ये W है, यानी इलेक्ट्रिक वर्क। अभी क्या है कि जब ये कंडक्टर की जगह कोई एक हीटिंग एलिमेंट रहे, हीटिंग एलिमेंट कहने का मतलब जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फेनोमेना देखा जा सके, उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो यानी जब इस कंडक्टर की जगह एक हीटिंग एलिमेंट रहे तो ये वर्क डन जो है, यानी ये है क्या है, ये भी तो एक एनर्जी है और हीट भी एक तरह का एनर्जी है। तो ये जो वर्क एनर्जी है ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, तो अमाउंट ऑफ हीट में, और उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो ये H में डिनोट, W जो है H में चेंज हो जाता है और ये एक्सप्रेशन तो वही रह जाता है।
आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट का इक्वेशन मिल जाता है, और इसी इक्वेशन को H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहलाता है, और यहां पे H क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देख के बता सकते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी हीटिंग एलिमेंट में, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इस तीन चीज पे ये अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आगे देखेंगे, तो वहां पे सीखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट कैसे डिपेंड करता है इन तीनों पैरामीटर्स पे। तो दोस्तों आइए हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को थोड़ा डिटेल में देखें। तो बोर्ड पे अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि वो जो अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस एक्सप्रेशन में अमाउंट ऑफ हीट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। इस तीन चीज पे अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है। तो यही चीज वहां पे एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है बोर्ड पे। वो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट अभी समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट यानी एज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इससे एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख के रख सके, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन के रखे, इस पे अभी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे आगे जाके। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो जो हीटिंग इफेक्ट था उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर हम सभी ने देखा है। तो इलेक्ट्रिक हीटर के केस में क्या होता है कि एक नाइक्रोम वायर यूज होता है, और नाइक्रोम वायर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, और हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग यूज कर लेते हैं अपने कुकिंग पर्पस में और अदर हीटिंग पर्पस में, जैसे रूम को गर्म रखने के टाइम पर भी ये हम लोग ज्यादा बढ़ा हुआ हीट को यूज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर के केस में वही होता है कि नाइक्रोम वायर यूज होता है, वो एक हीटिंग एलिमेंट का एग्जांपल है। इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और इसका हम लोग यूज कर लेंगे आप खाना बनाने के लिए, रूम को गर्म रखने के लिए ठंडे दिनों में। तो ये पहला एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा एप्लीकेशन आपका आ जाता है वो है इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन भी जानते हैं हम लोग, सभी ने देखा है। आयरन का काम होता है कपड़े प्रेस करने में यूज होता है ये। तो इलेक्ट्रिक आयरन के केस में भी नाइक्रोम वायर यूज होता है, लेकिन इस टाइम क्या होता है कि ये जो नाइक्रोम वायर है इसको इनक्लोज कर दिया जाता है माइका शीट में, यानी इसको कवर कर दिया जाता है माइका शीट से। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माइका शीट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर है हीट है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी माइका शीट जो है हीट को तो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि आयरन को हम लोग अपने हाथों से पकड़ते हैं, तो अगर हम लोग हाथों से पकड़ेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक का डर रहता है। इसीलिए हम लोग नाइक्रोम वायर को इनक्लोज कर देते हैं माइका शीट में, और फिर एक मेटल ब्लॉक में डाल देते हैं, और फिर उसको हम लोग एज ए आयरन यूज करते हैं आराम से। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि नाइक्रोम वायर इज इनक्लोज्ड इन ए माइका शीट प्लेस्ड इन ए हेवी मेटल ब्लॉक। और ये माइका शीट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। पहला इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहता है कि वो जो वर्क डन हम लोग करते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, तो इसके रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी रेट कहने का मतलब टाइम की बात आ जाती है। तो ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं
तो टी टाइम में कितना वर्क डन करे इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखे हैं कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन अगर हम लोग इस स्टेटमेंट से निकालें तो पावर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन यानी W/T। तो ये हो गया आपका पावर का एक्सप्रेशन। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। अब इसके SI यूनिट पे आते हैं, तो इसका SI यूनिट जो होता है वो वाट होता है। इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अभी क्या है कि इसके हायर यूनिट पे आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल बनाने के टाइम बहुत ही काम आते हैं। तो हायर यूनिट्स में सबसे पहला आता है आपका किलोवाट। तो 1 किलोवाट, इसको हम लोग KW से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है 10⁻³ वाट। फिर आता है मेगावाट, 1 मेगावाट, जिसको हम लोग MW से भी डिनोट करते हैं, वो हो जाता है 10⁻⁶ वाट। फिर एक नया यूनिट आता है जिसको हम लोग कहते हैं 1 हॉर्स पावर, इसको हम लोग HP से भी डिनोट करते हैं, वो हो जाता है 746 वाट। तो ये सारा हायर यूनिट है किसका, तो इलेक्ट्रिक पावर का। अभी इलेक्ट्रिक पावर का एक और एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, वो भी बहुत काम का चीज है। तो वो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग यहां से क्या अभी निकाले, P = W/T। अभी हम लोग W का एक एक्सप्रेशन निकाले थे स्टार्टिंग में इस लेक्चर का, वो क्या था अगर आपको याद होगा तो I²RT। तो W का एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था जो था I²RT। तो जब हम लोग W का ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, पावर के वैल्यू I²RT/T। ये T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I²R, यानी पावर हो जाएगा आपका I²R। एनालाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा पावर का, वो कुछ ऐसा दिखेगा, V/I। ये भी पावर का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। I²R को हम लोगों ने क्या किया कि ये किया, IR/I लिखा। IR को हम लोग V कहते हैं और बचा इधर I, तो VI आ गया हम लोग के पास पावर का फॉर्मूला। और इससे अगर हम लोग यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, V/I है, यानी वोल्ट एम्पियर। तो ये वोल्ट एम्पियर भी पावर का यूनिट है, लेकिन इसका SI यूनिट क्या है उसको हमेशा याद रखिएगा, तो वो है वाट। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक पावर पे छोटा सा डिस्कशन था। दोस्तों अब जो अगला टॉपिक है वो है इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R, यानी पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो उसी के बीच में एक रिलेशन आएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, पावर का सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम टेकन T, है ना। अभी क्या है, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो W है ये I²RT होता है, यानी इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो I²RT के बराबर होता है। तो देखिए ये जो I²RT है, जब हम लोग इसको यहां पे पुट करेंगे तो कुछ ऐसा सीन आता है हमेशा, जो T कैंसिल हो जाता है और पावर का आ जाता है एक्सप्रेशन I²R। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। अगला क्या होगा कि हम लोग इसमें IR/I लिखे और इस IR को ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो IR की जगह हम लोग V पुट कर देंगे इंटू I। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया पावर का। पहला क्या हो गया I²R, दूसरा हो गया V/I। अब एक और एक्सप्रेशन आ सकता है जो यहां पर से ही आ सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए अभी क्या है कि पावर इक्वल टू I²R है यहां पर से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अभी ऊपर में क्या हो गया, I²R² हो गया, R/R जब मल्टीप्लाई होगा तो I²R² को हम लोग ये भी लिख सकते हैं V², क्योंकि हम लोग जानते हैं V = IR होता है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बराबर ही होगा वैल्यू। तो I²R² के बदले हम लोग लिख सकते हैं V²,
और यहाँ पे तो है ही पहले से R, तो पावर का एक और एक्सप्रेशन आ गया हम लोगों के पास, P इज इक्वल टू V²/R। तो हम लोगों के पास देखने पे आपको पता चलेगा कि 3 एक्सप्रेशन आया पावर का, एक I²R, दूसरा P इज इक्वल टू V/I और तीसरा ये। तो ये तीनों में आपको दिखेगा कि V, P, V, I और R ये चारों चीज मिल चुका है, यानी पावर के साथ इन तीनों चीज का रिलेशन आपको मिल गया। ये हम लोगों ने इसलिए निकाल लिया ताकि हम लोगों को आगे जब इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे आसानी से बना सकते हैं। और ये सारा चीज आप लोग नोट करके रख लीजिए, बिकॉज ये दोस्तों जो अब अगला टॉपिक है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी हम लोग के घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करता है आपके घर का, वो किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं तो क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू W/T होता है, और W इज इक्वल टू यहीं से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू T होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इस W को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं या एनर्जी भी कहते हैं, तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। और P को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और T हमारा टाइम है। तो जब हम लोग इसके यूनिट्स को लिखेंगे, यानी एसआई यूनिट्स को लिखेंगे, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये यूनिट आया वाट इंटू सेकंड। लेकिन जब हम लोग इसको एक बड़े लेवल पे डील करते हैं, यानी एनर्जी को बड़े लेवल पे डील करने का मतलब ज्यादा वैल्यू को लेते हैं, तो ये वैल्यू को हम लोग बढ़ा के लेते हैं, यानी इसके हाइयर यूनिट्स को लेते हैं। इसका कहने का मतलब तब हम लोग किलोवाट आवर में लेते हैं, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर को तब हम लोग किलोवाट में लिखते हैं और टाइम को हम लोग आवर में लेते हैं, और तब जो लेते हैं किलोवाट आवर। और यही जो किलोवाट आवर है, यही है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर का वैल्यू क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि जब हम लोग किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, यानी इसके एसआई यूनिट में वापस आएंगे, तो किलोवाट टू वाट का कन्वर्शन अभी हम लोगों ने देखा था, वो क्या था कि 10⁻³ होता है 1 किलोवाट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻³ का मतलब 1000 वाट इंटू आवर। आवर को जब हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, है ना। तो अब जो ये वैल्यू आ गया वो एसआई यूनिट में आ गया, तब हम लोग एनर्जी का एसआई यूनिट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो चीज है वो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहते हैं, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी हम लोग के घर पे जब आप एनर्जी मीटर जो लगा हुआ है उसमें देखेंगे तो साइड में लिखा होगा किलोवाट आवर। तो घर पे जो यूनिट उठता है उसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट उठा, 3 यूनिट हुआ। तो इसका कहने का मतलब या 1 यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी हम लोगों ने खर्च किया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को गवर्नमेंट चार्ज करता है, जो भी उसका रेलिवेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। इसको हमेशा याद रखिएगा और नोट करके रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और ये अंतिम लेक्चर था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। आगे के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी लेक्चर, अभी 5 लेक्चर मैंने बताए हैं, इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो किसी भी तरह का डाउट पूछने में कोई भी हिचकिचाहट ना करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।